नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक दिन की छुट्टी के बाद भारतीय बाजार वापस रिज्यूम हुए हैं और जो टैरिफ का इशू था 50% टैरिफ पे हम फाइनली पहुंच ही चुके हैं। इस टैरिफ के पूरी अपडेट के बाद या पूरा टैरिफ लगने के बाद अभी भी जो फर्दर राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हैं वो चलेंगे आगे चल के, लेकिन अभी के लिए सेंसेक्स करीब 550 अंक नीचे यानी आधा % बिकवाली वहाँ पर है। निफ्टी भी करीब आधा % नीचे है। निफ्टी बैंक 3/4% नीचे कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% नीचे है। बाजार निचले स्तरों से सुधरा जरूर है लेकिन फिर भी उतनी तेजी नहीं आई है। 800 अंकों के आसपास के एडवांस हैं और 1700 के आसपास के डिक्लाइन है, यानी हर एक शेयर की तेजी के सामने करीब 2 शेयर जो कि मंदी में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। आज एक लिस्टिंग भी हुई और मंगल इलेक्ट्रिकल्स की लिस्टिंग हुई तो प्रीमियम पे थी, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली वो आधा % के आसपास की बढ़त पे भी कामकाज कर रहा है, लेकिन वैसे 4% नीचे है इशू प्राइस से। आईटी आज का लीड लूजर है, करीब 1.5% नीचे, रियल्टी 1.5% नीचे और फार्मा करीब 1% के आसपास की बिकवाली यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। आज दिन बड़ा है तो हमारे पास 3 बड़े जानकार हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे अपने 1 से 1.5 घंटे के शो के अंतराल में। सबसे पहले हमारे साथ सुगंधा मैम मौजूद रहेंगी जिनसे तो हम चर्चा करेंगे ही और उनसे मार्केट का आउटलुक लेंगे ही। साथ ही साथ कुछ ही देर में हमारे साथ गौरांग सर भी मौजूद रहेंगे करीब 1:30 बजे के अराउंड, और उसके अलावा हमारे साथ कुछ ही देर बाद अंशुल जैन भी मौजूद रहेंगे करीब 2 बजे के अराउंड, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो पहले सुगंधा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना समय हमें देने के लिए, बातचीत करने के लिए। मार्केट्स की स्थिति कैसी लग रही है आपको, क्योंकि बाजार में जो सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है, टैरिफ और टैरिफ अब इम्प्लीमेंट हो ही गया फाइनली। सो आर वी आउट ऑफ वुड्स या अभी भी कुछ इशू बाकी है? Good afternoon, Sumit ji. First of all, thanks for having me on this show. No, we are not out of woods as of now. जिस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिस तरीके के कंसर्न्स बने हुए मार्केट में, अभी लग रहा है दबाव थोड़ा सा और बढ़ सकता है। इवन दो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं तो 24,500 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया फॉर द बेंचमार्क इंडेक्स। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करती हूँ तो 53,900, 54,000 मार्क इज एक्टिंग एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। सो यहाँ से कुछ रिवाइवल जरूर देखने को मिलेगा, बट अगर हम सेंटिमेंट्स की बात करें तो दे हैव टेकन अ बिग हिट। और बैंक निफ्टी में तो हमने सिग्निफिकेंट सेलिंग प्रेशर आते हुए व्हिच इज कंटिन्यूड फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव वीक। सो अभी मेजर कंसर्न, जैसा कि आपने भी हाईलाइट किया, मेजर कंसर्न इज टैरिफ। जिस तरीके से 50% जो टैरिफ का स्लैब था जो यूएस ने इंडियन गुड्स पे इंप्लीमेंट किया था, दैट हैज कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 27 अगस्त। और इसी वजह से हम सिग्निफिकेंट प्रेशर आते हुए देख रहे हैं, स्पेशली द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स। बिकॉज यूएस का अगर हम ओवरऑल देखें तो हम 20 से 25% ऑफ हमारे जो एक्सपोर्ट्स है दे आर टारगेटेड टुवर्ड्स यूएस। और इसका हमारे जो ओवरऑल जो हिट आने वाला है इकोनॉमी पे, दैट इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट $24 बिलियन। सो काफी मेजर है ये, काफी ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं और हमारा जो कॉम्पिटिटिव एज है वी आर गोइंग टू लूज दैट। बिकॉज बहुत सारी जो दूसरी कंट्रीज है वहाँ टैरिफ स्लैब्स काफी कम है, दे आर इन द रेंज ऑफ अराउंड 15 to 20% जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। सो यहाँ काफी ज्यादा हिट आ रहा है। बट वहीं द सिल्वर लाइनिंग हियर इज द फैक्ट दैट गवर्नमेंट ने जो जीएसटी स्लैब्स में रैशनलाइजेशन की बात की है, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग पॉजिटिव फॉर द इंडियन मार्केट्स। सो मार्केट उसकी तरफ भी काफी ज्यादा नजर कर रही है और उससे ऑलमोस्ट $15 बिलियन तक का ऑफसेट हो सकता है जो टैरिफ का ओवरऑल इम्पैक्ट नेगेटिव होने वाला है। सो इन अ वे हमारे जीडीपी पे सिर्फ 40 to 30 बेसिस पॉइंट तक का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बिकॉज टैरिफ की बात करें तो इट इज एस्टिमेटेड कि 70 बेसिस पॉइंट टू 1 परसेंटेज पॉइंट तक का जीडीपी पे इम्पैक्ट नेगेटिव देखने को मिल सकता है। बट वहीं जीएसटी की वजह से जो कंजम्पशन बूस्ट होगा, जो इजी टैक्स कंप्लायंस हो जाएगी, जो काफी लोग टैक्स ब्रैकेट में आ सकते हैं, इससे एडिशनल रेवेन्यूज भी आएंगे लेटर ऑन। इवन दो नियर टर्म में ऑलमोस्ट 85,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा गवर्नमेंट को, बट ओवरऑल लॉन्गर टर्म में इसका बेनिफिट होगा। और इस साल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी टैक्स ब्रेक्स भी अनाउंस किए थे। सो ओवरऑल कंजम्पशन इज लाइकली टू टेक अ बिग बूस्ट। और जिस तरीके से हम अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी। सो ये फैक्टर पॉजिटिव है। हम दूसरी मार्केट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, गवर्नमेंट फर्दर रिलीफ मेजर्स भी दे सकती है। सो दिस इज जो मुझे लगता है टैरिफ का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। येस, 40 बेसिस पॉइंट तक का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और अभी भी इंडियन गवर्नमेंट की नेगोशिएशंस आर कंटिन्यूइंग विद द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। तो शायद यहाँ पर भी मुझे लगता है 50% टैरिफ लॉन्ग टर्म में नहीं होल्ड करेंगे, ये भी कुछ हद तक कम हो सकते हैं जी। सो ओवरऑल मेरा व्यू एक चीज और, क्योंकि टैरिफ का जो दूसरा बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, दो इस सेक्टर को बाहर की साइड रखा हुआ है लेकिन जो डिमांड साइड है वो थोड़ी वीक रहेगी,
तो आईटी को आप कैसे रीड कर रहे हो कि कल आईटी चला फिर आईटी टूटा, तो आईटी एक दिन चलता है या 2 दिन चलता है फिर वापस कूल ऑफ हो जाता है। सो एज ऑफ नाउ लग रहा है कि ये बॉटम के अराउंड है या अभी और वीकनेस बाकी रहेगी यहाँ पे? मुझे लगता है सुमित जी थोड़ा सा कंसोलिडेशन का फेज रहेगा, बट यस यहाँ पर कुछ अच्छी बेट्स भी जरूर इमर्ज हो रही हैं। इवन तो जो उन्होंने गाइडेंस दी है, जो भी रिजल्ट्स निकल के आए हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं रही है। और जिस तरीके से एआई का भी इम्पैक्ट हम आईटी सेक्टर पे आते हुए देख रहे हैं, इवन दो यस यूएस का टैरिफ का मेजर इम्पैक्ट है, बट अदरवाइज भी एआई का भी इस सेक्टर पे कुछ हद तक इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। सो बहुत स्ट्रांग ग्रोथ एक्सपेक्टेड नहीं है, बट यस यहाँ पर कुछ वैल्यू बाइज की अपॉर्चुनिटीज जरूर इमर्ज हो रही है। और अगर मैं स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो मेरी नजर टीसीएस पे काफी रहेगी, जहां पर हमने 2900 से 3000 के लेवल पर एक बहुत स्ट्रांग बेस बिल्डिंग आते हुए देखी है, और हमने कुछ स्पर्ट भी आते हुए देखा, इवन दो दोबारा से कुछ कूल ऑफ देखने को मिला, बट दिस स्टॉक इज लुकिंग अट्रैक्टिव इवन एट करंट लेवल्स। वन कैन लुक फॉर द स्टॉक, और नहीं तो कुछ टिप्स मिलते हैं टुवर्ड्स 3020 लेवल्स, ये एक अट्रैक्टिव बाई की अपॉर्चुनिटी इमर्ज होगी। और हाई साइड में मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 3600 से 3750 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं टीसीएस में। ओके, तो This is not a short term perspective. जी। This is a slightly longer term perspective. Downside में की सपोर्ट एरियाज रहेंगे 2800 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसमें बाइंग की जा सकती है। 2800 का स्टॉप लॉस रख के अगर आप लॉन्ग साइड पे देख रहे हैं तो टीसीएस एक अच्छी बेट हो सकती है आईटी स्पेस में। अब जरा निफ्टी के टॉप गेनर लूजर लेकर आइए, कौन कौन से शेयर जहां पर खरीदारी है, कौन कौन से शेयर जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। पहले निफ्टी के कुछ बढ़ने वाले शेयरों की बात किया तो हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट, टाइटन और अदानी पोर्ट, 4 में से 3 नाम जो कि डोमेस्टिक स्टोरी के ऊपर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अदानी पोर्ट चौथा नाम रहेगा। इसके अलावा निफ्टी गिरने वाले शेयरों की अगर बात की तो आज प्रेशर है श्रीराम फाइनेंस में, एचसीएल टेक में, इन्फोसिस में, टाटा कंज्यूमर में। मिड कैप साइड पर जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें ओला इलेक्ट्रिक, कल्याण ज्वेलर, पेट्रोनेट और वारी एनर्जी, 4 में से 2 नाम यहां पर भी डोमेस्टिक साइड पर जो कि चलते हुए दिखाई पड़ रहा है डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी के नाम पे। गिरने वाले शेयरों में भारती हेक्सा, पेज इंडस्ट्रीज, अदानी टोटाल और एबीएफआरएल जहां पर बिकवाली है। स्मॉल कैप साइड पर आज जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है उसमें गॉडफ्रे फिलिप्स, एक्शन कंस्ट्रक्शन, एचबीएल इंजन और स्वान एनर्जी, यहां पर कुछ हद तक मूव देखने को मिल रहा है। तो सुगंधा मैम, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की बात हो रही है उसमें 2 नामों पे आपसे बात करूंगा। एक तो है एशियन पेंट्स और दूसरा है हीरो मोटोकॉर्प। ये दोनों बीटन डाउन थे, दोनों चले नहीं थे, दोनों के लिए टेलविंड आ गया और दोनों चल पड़े। कैसे रीड कर रहे हो आप इन्हें? सुमित जी अगर देखिए तो एशियन पेंट्स में कॉम्पिटिटिव एज जो था इस कंपनी का काफी हद तक कम हो गया था, कंपटीशन काफी ज्यादा फियर्स हो गया, और हमने इसमें काफी ज्यादा लैकलस्टर मूव फॉर अ वेरी लॉन्ग प्रोलॉन्ग पीरियड आते हुए देखी। बट अब ये स्टॉक रिवाइवल के सिनारियोज दिखा रहा है, जिस तरीके से जीएसटी कट की भी बात हो रही है, आई थिंक कंजम्पशन को काफी बूस्ट मिलेगा। देन यू ऑल्सो हैव द फेस्टिवल सीजन विच इज गोइंग ऑन, इससे भी एशियन पेंट्स के स्टॉक को फायदा मिल सकता है। सो ओवरऑल द आउटलुक इज पॉजिटिव, बट मैं बहुत बुलिश नहीं हूँ इस स्टॉक पे। पॉजिटिव आउटलुक जरूर मेंटेन रहेगा, बट इट्स नॉट अ वेरी बुलिश स्टोरी विच इज अनफोल्डिंग इन दिस स्टॉक। सो ओवरऑल देखें तो इस स्टॉक में नियर टर्म के लिए 2320 के लेवल्स पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है टेक्निकल चार्ट्स की बात करें तो, एंड इट इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट्स की मूविंग एवरेजेस एज वेल। सो मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक सर्ज कर सकता है टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 2700 ऑन द हायर साइड। सो इसमें बाय का ही व्यू रहेगा। कुछ डिक्लाइंस मिलते हैं टुवर्ड्स 2440 2450 के लेवल्स पर इस स्टॉक में बाइंग की जा सकती है, एंड वन कैन लुक फॉर टारगेट्स ऑफ अराउंड 2700 के ऊपर सस्टेन करना इस स्टॉक के लिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है मुश्किल रहेगा अभी नियर टर्म में, एटलीस्ट अनलेस वी सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेस्टिवल डिमांड इमर्जिंग। अदरवाइज 2700 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, मेरी एडवाइस रहेगी इसको दोबारा से भी कंसिडर करेंगे, बट 2700 के टारगेट्स लेके चले। ओके, और मैम एशियन पेंट्स, सॉरी हीरो मोटोकॉर्प। सो हीरो मोटोकॉर्प में सुमित जी मेरा ऐसा मानना है कि काफी अच्छा बूस्ट मिलेगा, बिकॉज जिस तरीके से प्राइस सेंसिटिव सेक्टर पे जीएसटी कट का एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, ये स्टॉक काफी फ्लेवर में रह सकता है, एंड वी हैव सीन अ सिग्निफिकेंट स्पर्ट ऑलरेडी कमिंग इन दिस स्टॉक। बट थोड़ी सी वैल्यूएशन यहाँ पर स्ट्रेच नजर आ रही है, सो थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करें, बिकॉज अगर हम पिछले 5 हफ्ते से देखते हैं तो ये स्टॉक में कंसिस्टेंटली हमने अपसाइड आते हुए देखी है। सो थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करें, जल्दी ना करें। स्टॉक में एक फोमो की फीलिंग जो आ जाती है उसको अवॉइड करें। I would suggest wait for levels of around 4700, थोड़ा सा यहाँ से डीप रहेगा, बट 4700 के लेवल्स पर इस स्टॉक में सर्टेनली बाइंग की जा सकती है। मीडियम टर्म के टारगेट्स की मैं बात करूं तो 5750 तक के टारगेट्स रहेंगे। डाउन साइड में आपका स्टॉप लॉस रहेगा 4180 का। सो 4180 के स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करें फॉर अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। तो हीरो मोटोकॉर्प, रादर मीडियम टू लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। हीरो मोटोकॉर्प और एशियन पेंट्स को लेकर जो सुगंधा मैम की राय है वो आप सुन रहे थे।
अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, लेकिन आज पूरे टाइम शो में आपके पास सुगंधा मैम से तो बातचीत हम करेंगे ही। कुछ ही देर बाद हमारे साथ मौजूद रहने के लिए अभी गौरांग सर भी रहेंगे और साथ ही साथ कुछ ही देर बाद हमारे साथ अंशुल जरद सर भी मौजूद रहेंगे, जिनसे आप बातचीत कर सकते हैं। तो अगर आपका इन तीनों से कोई भी सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और साथ ही साथ आप ईमेल कर सकते हैं money9query.com पर। इसके अलावा ट्विटर, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जिनके ज़रिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और उसके अलावा आप मेंबरशिप के ज़रिए भी हमारे साथ जुड़िए और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और जानकारों से राय लीजिए। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है मैम, वो आया है पार्था नाथ साहब का। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया नाथ साहब। और इनका सवाल है, एक तो चोलामंडलम होल्डिंग को लेकर इन्होंने 1951 रुपए के दाम पर खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? सुमित जी, अभी नियर टर्म में तो पार्जी थोड़ा सा स्टॉक बीटन डाउन नजर आ रहा है। ऑलरेडी काफी हाई लेवल से करेक्शन देखने को मिली है। दिस करेक्शन कैन डीपन फर्दर टुवर्ड्स 1700 और लेवल्स। सुमित जी, किस लेवल पर बाएंगे पार्जी की? इन्होंने खरीदारी का लेवल नहीं बताया मैम। सुमित जी, मेरा ऐसा मानना है कि अभी आप इसको होल्ड रखें। ऑलरेडी स्टॉक काफी करेक्ट कर चुका है। 1700 के नीचे का आपको स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा एंड कंटिन्यू टू होल्ड। जैसे मार्केट्स रिकवर करेंगी, इस स्टॉक में भी एक अच्छी रिकवरी का फेज देखने को मिलेगा। 1680 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ पार्ची आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ये स्टॉक अगर 1980 के लेवल को ऑन द हायर साइड रिकवरी के फेज में ब्रेक कर पाता है तो वी कैन सी लेवल्स ऑफ अराउंड 2100 ऑल ओवर अगेन एज वेल। सो होल्ड की एडवाइस रहेगी विद द स्टॉप ऑफ 1680। तो 1680 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप पोजीशन में बने रहें, वो आपको एक यहाँ पर राय दी गई है। जतिन दवे साहब के पास, पहले तो हमारे मेंबर भी हैं, उनके पास टाइम टेक्नोप्लास्ट के शेयर हैं। 488 रुपए के दाम पे उन्होंने खरीदारी कर रखी है। मैम, टाइम टेक्नोप्लास्ट कम चर्चा में रहता है, कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? तो जतिन जी, आपने एक अच्छा स्टॉक पिक किया है और इनफैक्ट थोड़े से हाई लेवल्स पे जरूर लिया है, बट अभी भी स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है। थोड़ी सी प्राइस वाइज करेक्शन जरूर देखने को मिल सकती है बिकॉज स्टॉक हैज सर्ज सिग्निफिकेंटली हायर फ्रॉम अराउंड 300 ऑड लेवल्स से हमने ऑलमोस्ट 496 ऑड लेवल्स तक का रन आते हुए देखा। सो थोड़ा सा प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट स्ट्रक्चर इज स्टिल पॉजिटिव। आप बने रहें अपनी पोजीशन में। आपकी 488 पे जो बाइंग है, आपको थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस रखना होगा 410 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। पर जिस तरीके से इस चार्ट का स्ट्रक्चर है, हमने वी शेप रिकवरी आते हुए देखी है। वंस इट सरपासेस द लेवल ऑफ 500, इसमें एक अच्छा मूव भी देखने को मिल सकता है। सो होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक, बट इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखनी होगी। दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम। आई थिंक आई वुड सजेस्ट आप इसको 8 से 9 महीने जरूर होल्ड करें। आपको एक अच्छा ब्रेकआउट भी ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है। एक और चीज़ जो यहाँ पर हाल फिलहाल में मूव आया है, इसमें बीपीसीएल के ऊपर आप क्या कहोगे? सुगंधा मैम, जयदास साहब का सवाल भी है। इन्होंने बीपीसीएल के शेयर में खरीदारी कर रखी है और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी इनके पास है। दोनों पीएसयू हैं, क्योंकि आप क्रूड भी ट्रैक करते हो। सो कैसे देख रहे हो बीपीसीएल को? तो सुमित जी, मेरा इस पे कोई बहुत कंस्ट्रक्टिव आउटलुक नजर नहीं आ रहा है मुझे। स्टॉक में काफी बीटन डाउन रहा है पिछले कितने हफ्ते से ही। अगर हम देखें तो इसमें कोई हमने मेजर अपसाइड आते हुए नहीं देखी है, रादर करेक्शन ही देखने को मिल रही है। एंड इन फैक्ट इट लुक्स पॉइज्ड टू टेस्ट लोअर लेवल्स ऑफ अराउंड 290 एज वेल। सो अभी तो वेट करें। लॉन्गर टर्म स्टोरी इस स्टॉक में पॉजिटिव रहेगी, बट अभी नियर टर्म के लिए आई वुड सजेस्ट टू अवॉइड द स्टॉक। अगर कोई होल्ड कर रहा है तो आप होल्ड कर सकते हैं इसमें, बट कीप अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 280 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। अभी नियर टर्म के लिए अवॉइड स्टॉक रहेगा ये। और मैम, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? सो इसमें सुमित जी एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक बन रहा है। गवर्नमेंट यहाँ पर इस सेक्टर पर काफी ज्यादा फोकस भी कर रही है। सो दिस स्टॉक लुक्स अट्रैक्टिव। इवन एट करंट लेवल्स इसमें बाइंग की जा सकती है। थोड़े से डिक्लाइन जरूर आ सकते हैं इन लाइन विद द ब्रॉडर इंडेक्स, बट अदरवाइज दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। इसमें आपका बिल्कुल नियर टर्म में ही देखें तो 200 के लेवल पर इस स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है एंड दिस स्टॉक लुक्स हेडेड हायर टुवर्ड्स 250 ऑड लेवल्स। सो इस स्टॉक में करंट लेवल्स एंड 200 के आसपास बाइंग की जा सकती है। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 185 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस एंड 250 तक के हायर साइड के टारगेट्स रहेंगे फ्रॉम 6 to 7 मंथ्स पर्सपेक्टिव। ओके मैम, एक सवाल आया है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर। इसमें खरीदारी कर रखी है
और आज ओला इलेक्ट्रिक चला भी हुआ है, 11-12% के आसपास की तेज़ी है। विशाल कुमार जी का सवाल है, इन्होंने 55 रुपये के दाम पे खरीदारी की है। तो खरीदारी तो इन्होंने अभी की है जब ये ऑलरेडी 45 से 55 हो चुका है। क्या करना चाहिए इसमें अब? सुमित जी, हमने भी कुछ फोरम्स पर इसमें स्ट्रॉन्ग बाइंग का व्यू दिया था और स्टॉक हैज ऑलरेडी सर्च सिग्निफिकेंटली हायर। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है स्टॉक में अच्छी वैल्यू बाइंग इमर्ज हो रही है। जिस तरीके से वॉल्यूम्स है वो इंडिकेट कर रही है कि दिस स्टॉक इज पॉइज्ड फॉर फर्दर गेन्स, इवन दो आपने थोड़ी सी हाई लेवल्स पर जरूर बाइंग की है, बिकॉज स्टॉक ने ऑलरेडी 15% तक के गेन्स दिखा दिए हैं पिछले ही कुछ दिनों में। सो बने रहें स्टॉक में, बट आपका स्टॉप लॉस यहाँ से थोड़ा सा डीप हो जाता है। आपको 46 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा एंड होल्ड ऑन टू दिस। वंस दिस स्टॉक सरपासेस 59 to 60 और लेवल्स ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, इसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड की मूव देखने को मिल सकती है टुवर्ड्स 80 और लेवल्स। सो काफी सिग्निफिकेंट रिटर्न के पोटेंशियल इस स्टॉक में अभी भी नजर आ रहे हैं। बट ये 60 का लेवल जरूर ब्रेक होना चाहिए। आपको 60 के लेवल पर जरूर क्लोजिंग बेसिस पे नजर रखनी होगी। ये ब्रेक होगा तो आप धीरे धीरे अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें एंड इवेंचुअल टारगेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ अराउंड 9 to 10 months यू कैन सी 80 लेवल्स एंड डाउन साइड में भी अभी 47 का स्टॉप लॉस प्लेस करके होल्ड कर। एक विनोद जी का सवाल आया है जीएसएफसी को लेकर। मैम, मॉनसून के नंबर तो ठीक हैं ही, बट फर्टिलाइजर थोड़ा पहले चला था। सो अभी क्या करना चाहिए जीएसएफसी में? सुमित जी, अगर इसका ओवरऑल आउटलुक देखें तो दिस स्टॉक इज फेसिंग सप्लाई प्रेशर एट 216 ऑन लेवल्स और अभी नियर टर्म में प्रेशर में ही रहेगा। आई सी दिस स्टॉक हेडिंग लोअर टुवर्ड्स 175 to 180 ऑन लेवल्स एज वेल। सो अभी अगर किसी की भी पोजीशन है, मेरी एडवाइस रहेगी आप चाहें तो एक बार एग्जिट करके दोबारा लोअर लेवल्स पर एंट्री कर सकते हैं, और एल्स इफ समवन इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर सो 174 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले ले, बिकॉज स्ट्रक्चर अभी स्टॉक में काफी वीक नजर आ रहा है। जिस तरीके से टॉप हैवी बना हुआ है, एक डबल टॉप पैटर्न बना है which is a bearish technical pattern. So this stock looks headed lower only as of now. ओके, संजीव यादव जी Exit की advice रहेगी। एक मैम ग्रिजेश आहूजा जी का सवाल आया है। इन्होंने शीला फोम ले रखा है, ये पिछले सत्र में यानी कि ट्यूसडे के सेशन में चला भी था काफ़ी। अब इन्हें करना क्या चाहिए शीला फोम में? मॉडरेटली पॉजिटिव नजर आ रहा है स्टॉक, बने रहे। अगर इन्होंने पिछले सेशन में लिया है तो पिछले सेशन में हमने एक अच्छा स्पर्ट भी आते हुए देखा, दैट वाज बैक्ड बाय हाई वॉल्यूम्स एज वेल। बट आज के सेशन में थोड़ी सी लैकलस्टर मूव नजर आ रही है। इट इज नॉट एबल टू सी फॉलो अप बाइंग। सो अगर ये स्टॉक 745 के ऊपर निकलता है then only I see it entering a very strong bullish territory. Otherwise, I think it will consolidate for a while. So अभी बने रह सकते हैं। It's not looking bearish as well. So आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। I'll just give you a very small stop loss. 678 का स्टॉप लॉस प्लेस करें एंड होल्ड रखें अपनी इस पोजीशन को। तो फिलहाल आप बने रहिए, लेकिन एक स्टॉप लॉस को आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर प्रोबेबली, क्योंकि इनकी कॉन कॉल में इन्होंने बात बोली थी कि वो ज़्यादा बेटर होना चाहिए। सो लेट्स सी किस तरह की सिचुएशन जाते हुए दिखाई पड़ती है सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। एलआईसी को लेकर संजीव यादव साहब सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने ना खरीदारी का भाव बताया है, ना इन्होंने है कि नहीं बताया, बस एलआईसी लिखा है। सो मैं एज्यूम करता हूँ कि इन्होंने शायद खरीदने की इच्छा रखी होगी। आप क्या राय रखते हो मैम? सुमित जी, इस स्टॉक पे भी अभी थोड़ा सा साइडवेज एक्शन रहेगी, बट लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। सो होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक। इन्होंने बाइंग का प्राइस अपना नहीं बताया है, बट मेरा ऐसा मानना है कि इस स्टॉक में फॉर अ पीरियड ऑफ अराउंड 1 year अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको 1100 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में अगर मैं इसके सपोर्ट की बात करूं तो 775 इज लाइकली टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सो मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म में शायद थोड़ा सा प्रेशर रहे, बट लोअर लेवल्स पर स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। एंड जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट अबव इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, और वीकली चार्ट्स पर ये ब्रेकआउट हुआ है। सो दिस इज जस्ट अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन एंड इवेंचुअली दिस स्टॉक विल मूव हायर टुवर्ड्स 1100 to 1150 ऑन लेवल्स। बने रहे 775 के स्टॉप लॉस के साथ। 775 का स्टॉप लॉस बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है। इरमीन फातिमा जी का एक सवाल आया है मार्क्संस फार्मा पर। मैम, इन्होंने 200 रुपये के दाम पे खरीदारी की थी और ये वो स्टॉक है जो कि यूएस से 96% रेवेन्यू उठाता है। करीब 2 से 3 महीने का इनका 2 से 3 साल का इनका नज़रिया है। अब आपको लग रहा है कि आ गया कंफर्टेबल जोन में?
यस सुमित जी, जिस तरीके से टैरिफ का थ्रेट था ऑलरेडी प्राइस रिफ्लेक्ट कर चुके हैं इसको। ट्रम्प साहब ने और भी ज्यादा थ्रेट्स दिए हैं कि वो यूएस में फार्मा के जो जो भी इंपोर्ट्स हैं उस पर फर्दर टैरिफ्स इम्पोज कर सकते हैं। बट आई थिंक दिस इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड इन प्राइसेस। जब तक ये स्टॉक 160 के ऊपर होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है लोअर लेवल से इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। रादर मैं थोड़ा सा एग्रेसिव बेट के लिए इसको करंट लेवल्स पर भी बाइंग की एडवाइस दूंगी। बट यस, ये सिर्फ एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए रहेगा, बिकॉज बहुत ज्यादा फार्मा सेक्टर पे अभी भी फेयर बना हुआ है कि काफी हाई टैरिफ्स इम्पोज हो सकते हैं। बिकॉज वो चाहते हैं कि फार्मा प्रोडक्ट्स के जो प्राइसेस हैं यूएस में ऑलमोस्ट 1400 से 1500% कम हो जाए। सो विच इज अ बिग थिंग। सो लेट्स सी हाउ ट्रम्प साहब इस फार्मा सेक्टर पे अपने टैरिफ को इम्पोज करते हैं या रिवोक करते हैं। बट स्टिल इस स्टॉक की बात करें तो 169 170 पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बिल्डिंग नजर आ रही है। 160 के एक स्टॉप लॉस के साथ एग्रेसिव बाइंग की जा सकती है करंट लेवल पर। और हायर साइड की बात करें, मेरा ऐसा मानना है कि 210 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकल जाता है तो एक अच्छी अपसाइड भी इसमें देखने को मिलेगी। बट नियर टर्म के लिए 210 के टारगेट के लिए इसमें बाइंग की जा सकती है। तो आप इसमें बाय तो कर सकते हैं, लेकिन थोड़े एग्रेसिव हैं तो, क्योंकि टैरिफ को लेके बहुत अनिश्चितता है और ये कंपनी बड़ा यूएस एक्सपोजर रखती है। सो उस हिसाब से आप काम कीजिएगा। लेकिन अगर आप रख रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस आपको बताया गया है, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है हमारे पास अदानी ग्रीन को लेके। आचार्य नारायण शर्मा साहब का सवाल है। ये पूछ रहे हैं कि क्या अदानी ग्रीन खरीदने का सही समय है? मैम, वैसे भी ये पूरा ग्रुप बहुत ही शांत है, सो करना क्या चाहिए? सो सुमित जी, एज अ डिस्क्लोजर, आई एम पर्सनली होल्डिंग अदानी ग्रीन। बट अगर हम इस पे व्यू की बात करते हैं, सो नियर टर्म में थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है, बट मुझे लॉन्गर टर्म के लिए स्टॉक प्रॉमिसिंग नजर आता है। इस स्टॉक ने बहुत टाइम से कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है। इट हैज गॉन इनटू अ बिग कंसोलिडेशन फेज, जहां डाउन साइड में 885 इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। बट वहीं हायर साइड की बात करें तो 1100 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। 1100 के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो एक मेजर अपसाइड भी इसमें अनफोल्ड हो सकती है। सो इट्स होल्डिंग बिलो इट्स की मूविंग एवरेजेस, बट वेट करना होगा आपको, थोड़ी सी पेशेंस रखनी होगी। मेरी सजेशन है आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 845 ऑन द डाउन साइड। 845 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं। मैम, बैंकिंग स्पेस पर स्पेशली जो पीएसयू बैंक्स हैं, छोटे पीएसयू बैंक्स, इनको लेकर आपकी राय क्या है? क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि धनलक्ष्मी बैंक, आईओबी जैसे बैंक्स हैं इनके पास, अब इसमें करें क्या? सो हम आईओबी की ही बात कर लेते हैं। आई थिंक सुमित जी, हमने इन स्टॉक्स में ऑलरेडी एक अच्छा मूव आते हुए देखा, उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में चले गए हैं। कुछ रिकवरी के चांसेस अभी भी नजर आ रहे हैं, जैसा कि मैंने मेंटेन किया कि मुझे बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है। बट रिसेंट टाइम्स में इट हैज अंडर परफॉर्म द बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी। बट यहाँ से स्लाइटली बुलिश आउटलुक बन रहा है, बहुत बुलिश नहीं है अभी भी, बट येस, स्लाइटली पॉजिटिव व्यू जरूर ले सकते हैं। इफ आई लुक एट पीएसयू बैंक्स, सो मेरी पीएनबी में काफी कंस्ट्रक्टिव व्यू बन रहा है। इसके साथ साथ आईओबी की बात करते हैं तो आईओबी में वंस वी सी अ ब्रेकआउट अबव 41 लेवल्स, इस स्टॉक में एक अच्छे गेन्स बन सकते हैं टुवर्ड्स 60 ऑड लेवल्स एज वेल। ये व्यू शॉर्ट टर्म का नहीं रहेगा, दिस इज अ व्यू ऑफ अराउंड 8 to 9 मंथ्स। इनफैक्ट सुमित जी, मैं यहाँ पे एक अपना व्यू भी ओवरऑल मेंटेन करना चाहूंगी। मेरा ऐसा मानना है कि 24,180 इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर निफ्टी। वहां से मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग रिवाइवल देखने को मिल सकता है ओवरऑल मार्केट्स में। एंड टुवर्ड्स ईयर एंड वी आर लाइकली टू हेड टुवर्ड्स न्यू हाइज एज वेल, बिकॉज टैरिफ की अनसर्टेनिटी ऑलरेडी काफी वे डाउन कर रही है मार्केट्स को। बट जिस तरीके से जीएसटी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट लेके आएगी, फेस्टिवल चेयर की वजह से कंजम्पशन बूस्ट होगी, एंड आरबीआई भी एक फर्दर रेट कट कर सकता है। US Fed has already indicated about a 25 basis point rate cut at its September meeting. So डॉलर इंडेक्स दबाव में रहेगा, जिससे इंडियन एसेट्स की अपील इन्हांस होगी। और जिस तरीके से कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ हम हेड कर रहे हैं, इनफ्लोज भी ग्रेजुअली इंप्रूव होंगे, इवन दो एफआईआईस का काफी आउटफ्लोज रहा है। सो ओवरऑल लोअर लेवल से इस सेक्टर में भी मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज होंगी। थोड़ा सा टाइम देना होगा। इट वी आर विटनेसिंग अ पीरियड ऑफ अराउंड प्राइस एंड टाइम वाइज करेक्शन। सो 41 के लेवल्स के ऊपर आईओबी में बाइंग की एडवाइस रहेगी। इसके साथ साथ पीएनबी पे भी मेरा पॉजिटिव व्यू बना हुआ है। सो आई जस्ट ओके। शेयर द लेवल्स एज वेल फॉर पीएनबी। पीएनबी में थोड़ा सा डिक्लाइन मिलते हैं टुवर्ड्स लेवल ऑफ अराउंड 97 to 95। पीएनबी में भी बाइंग की जा सकती है, बिकॉज इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट अबव इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, और अभी एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। सो 95 से 96 की रेंज में इसमें बाइंग करें। कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 84 ऑन द डाउन साइड, एंड हाई साइड में 122 से 125 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं।
ओके मैम, एक सवाल बीएससी पर आया है, करीब करीब ये लोस के आसपास ही चल रहा है, जहां इन्होंने खरीदारी की, यहीं पे खरीदारी है। इनका कहना है कि 2080 भी शायद खुलता हुआ दिखाई पड़े बीएससी में। आप देख रहे हो क्या ऐसा कुछ? Sumit ji, I would not be able to comment on BSC because I have been having exposure to BSC futures, so I would not Okay. be able to comment on BSC. मैं चलिए। लेवल जरूर बता सकती हूँ। इसमें सपोर्ट की बात करें तो 1800 is a support area, while we have a strict resistance at 2600 levels. KRBL राहुल कुमार साहब, जो कि हमारे मेंबर भी हैं, इनके पास है 486 रुपए के दाम पर, और ये पूछ रहे हैं क्या इसमें कोई रिकवरी की उम्मीद लगा के चला जा सकता है? सो राहुल जी, इसमें ऑलरेडी हमने काफी सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी, उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, बट ट्रेंड वाइज बात करें तो इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है एंड दिस स्टॉक विल गार्नर बाइंग इंटरेस्ट ऑल ओवर अगेन। 420 के लेवल से मेरा ऐसा मानना है कि दोबारा से इसमें बाइंग देखने को मिलेगी, सो थोड़ा सा वेट करें, दोबारा से इसमें रिवाइवल देखने को मिलेगा एंड दिस स्टॉक कैन टेस्ट लेवल्स ऑफ अराउंड 550 एज वेल, बिकॉज अगर हम देखें तो इसमें कप फॉर्मेशन थी, उसका ब्रेकआउट हुआ है एंड दिस ब्रेकआउट के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, बट अदरवाइज दिस स्टॉक लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। जिस तरीके से वॉल्यूम्स के साथ हमने अब तक आते हुए देखी, इट इज होल्डिंग अबव इट्स की मूविंग एवरेजेस। इस स्टॉक में फर्दर गेन्स देखने को मिल सकते हैं, सो होल्ड रखें। 410 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ले लें एंड इवेंचुअल टारगेट्स आर गोइंग टू बी 550, सो इसमें भी आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, अराउंड 8 to 9 months। चलिए, एक IRFC को लेकर सवाल आया है, 145 रुपए के दाम पर खरीदारी कर रखी है। मैम, रेलवेज और डिफेंस का फ्लेवर तो अब एटलीस्ट दूर हो गया है, सो किया क्या जाए इसमें? सो दोबारा से ये फ्लेवर में आएंगे जरूर, बट अभी के लिए थोड़ा सा वेट करें। जब भी कोई सेक्टर बहुत ज्यादा एक्सेस टेरिटरी में चला जाता है, उसके बाद थोड़ी करेक्शन जरूर देखने को मिलती है। सिमिलर इज अ सिनेरियो विद डिफेंस स्टॉक्स एज वेल एज रेलवे स्टॉक्स, सो इसमें थोड़ा सा वेट करना होगा, अभी तो करेक्शन का ही फेज चल रहा है। सो फ्रेश बाइंग की तो सर्टेनली कोई एडवाइस नहीं रहेगी, बट येस, अगर कोई होल्ड कर रहा है तो बने रह सकते हैं इस स्टॉक में। अगर हम देखें तो लॉन्गर टर्म बेसिस पे 107 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है, सो मेरी एडवाइस रहेगी आप थोड़ा सा फिल्टर ले 100 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। अगर कोई होल्ड कर रहा है तो इसको इसमें बने रहे, अभी टाइम लगेगा, इसमें कोई बुलिश पैटर्न इमर्ज नहीं हो रहा है, सो आई वुड नॉट बी एबल टू कमेंट कि हायर साइड के टारगेट्स क्या होंगे। अभी इसमें थोड़ी डाउन साइड ही रहेगी, वी विल रीअसेस दिस स्टॉक आफ्टर सम टाइम। ओके, और मैम एक सवाल और जिससे बात करनी है वो है RVNL। ये सुशांता जी का सवाल आया है, इस पर क्या करना चाहिए? So, Sumit ji, RVNL is holding close to its very important support of 298. 298 के आसपास इसमें एक अच्छा सपोर्ट है, so which is very close to the current price. So थोड़ा सा और पेन देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा ऑलरेडी स्टॉक में हमने पेन आते हुए देखी है, बट 298 शुड होल्ड ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जब तक 298 होल्ड कर रहा है, रिवाइवल की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, बट येस, अ वर्ड ऑफ कॉशन, अगर 298 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हो जाता है तो मेरी एडवाइस रहेगी जरूर आप स्टॉक से एग्जिट करें, फर्दर पेन भी आपको देखने को मिल सकती है अदरवाइज। सो बेटर है 298 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लें, इस लेवल को जरूर ध्यान में रखें। ओके, सुगंधा मैम, आप कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, जाने से पहले कोई इंडिविजुअल स्टॉक जिस पे आपकी नजर रहेगी आज? यस, सुमित जी, मेरी टीटागल, हमने रेलवे सेक्टर की बात की और मेरी टीटागल रेल पे ही एडवाइस रहेगी। सो मुझे स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है, एक मेजर ऑर्डर विन भी थी स्टॉक में, so I'll just share the levels also. So इस स्टॉक में स्लाइट डिक्लाइंस पर अराउंड 820 इसमें बाइंग की जा सकती है, कीपिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 770, और हाई साइड में हमारे टारगेट्स रहेंगे इसमें 950 से 970। 980 का लेवल अगर ये स्टॉक में ब्रेक हो जाता है तो इट्स हेडेड सिग्निफिकेंटली हायर, सो अभी सिर्फ एक रेंज के ट्रेड के लिए बाइंग की जा सकती है, बट अगर 980 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट भी होगा। सो आई जस्ट रिपीट द लेवल्स, 820 825 के आसपास बाइंग, 770 का स्टॉप लॉस एंड 950 से 970 तक के टारगेट्स। ओके, तो 950 तक के टारगेट्स के लिए, 970 तक के टारगेट्स के लिए आप टीटागढ़ रेल को देख सकते हैं, 770 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। सुगंधा मैम कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ जैन साहब, अंशुल जैन साहब मौजूद हैं। जैन साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने बैक टू बैक शोज़ में अपना समय हमें निकाला और हमारे साथ मौजूद रहे। तो सबसे पहले तो बाजार
क्या लग रहा है? क्योंकि अभी दोनों जानकारों से मैं यही पूछ रहा था कि शेयर आया हो रहा था, वीकेंड पे शेयर फाइनली आ ही गया, तो हो गया क्या बाजार का ये डर तो एटलीस्ट खत्म हो गया? अब जो सेंटिमेंट वीकनेस है वही है, या लग रहा है कि नहीं हो गया अभी ओवरहैंग खत्म पूरा मार्केट पे? सर अब ये बाजार पूछते पूछते आपने शेर आया पूछ दिया तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। हाँ। और जब तक मैं सुना नहीं लूंगा मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। एक बार एक गीदड़ था, उसको भूख लगी, जंगल में कुछ खाने नहीं मिल रहा था तो शहर में आ गया। जैसे ही शहर में आया तो कुत्ते उसको नोचने लगे, तो वो जो दरवाजा खुला मिला उसमें घुस गया वो। तो वो था धोबी का घर। उसने पानी में नील डाल रखा था, नीला रंग डाई करने के लिए, तो वो उसमें गिर गया, वो पूरा हो गया नीले रंग का। फिर वो जब जंगल पहुंचा तो सबको अजीब सा जानवर देख के डर लगा, तो सबने हथियार डाल दिया, मान लिया कि भाई तुम राजा हो। उसने भी बताया कि मैं ब्रह्मा का भेजा हुआ दूत हूँ और फलाना ठिकाना। तो वो आभा मंडल में सब आ गए और सबने उसको राजा मान लिया। अब मान तो लिया, 1 डेढ़ महीना बढ़िया काम चला, शेर शेर को मंत्री बना लिया और ऐसे ऐसे सबको पद दे दिए। तो शेर रोज खाना लेके आए, पहले राजा साहब खाएं फिर बाकी सब लोग खाएं। और जितने गीदड़ थे उनको पहले बाहर कर दिया जंगल से ताकि कोई पकड़ ना ले। अब फिर ये हुआ कि 1 आध महीना सब काम बढ़िया चला। 1 आध महीने बाद कुछ गीदड़ वहां से निकल रहे थे, तो वो हंसते खेलते अपने वो जो आवाज निकालते हैं वो आवाज निकालते हुए जा रहे थे। तो अब 1 महीने से इसने भी अपनों की आवाज नहीं सुनी थी, अपने जैसों की भी आवाज नहीं सुनी थी। तो जैसे ही वो आवाज आई तो इसके मुंह से भी वो आवाज निकल गई। तो तुरंत बाकी जानवरों को पता चल गया कि साला कोई ब्रह्मा का भेजा हुआ दूत नहीं है, गीदड़ है, और 1 महीने से हम लोग मूर्ख बने पड़े हैं। तो उसको भी समझ में आ गया कि हम पकड़े गए हैं। तो जैसे ही भागने को हुआ तो शेर ने झपट्टा मार के उसको एक ही बार में खत्म कर दिया। तो अभी ये शेर आया नहीं हो रहा, तो ये सियार आया। तो फूफा जी का जिस दिन नीला रंग उतरेगा ना, उस दिन फिर ऐसे ही पकड़े जाएंगे फूफा जी। नहीं तो अभी जो जिस्ट है स्टोरी का, आप क्योंकि यहाँ बहुत सारे कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं तो कौन से वाले को आपने सियार रखा हुआ है ये जानना जरूरी है। नीला रंग फूफा जी पे चढ़ा हुआ है सर, वो विदेश वाले फूफा जी, तो जिनकी 3 बुआ हैं। ये अब जो निफ्टी है, क्या ये मान के चले कि नियर टर्म एटलीस्ट एक कंसर्न हटा है? अगर एफआईज लौटे नहीं तो हम रेंज बाउंड ही रहेंगे, या डोमेस्टिक स्टोरी खींचेगी अभी बाजार को? तो प्रॉब्लम निफ्टी की नहीं है। आप देखो निफ्टी हायर लो बना रहा है, जो मिड अगस्त का लो बना था, अभी हम उस लो को भी नहीं टच किए, वहां से 350 पॉइंट ऊपर है। प्रॉब्लम आ गई है बैंक निफ्टी में, जो मेन खिलाड़ी है वो 54,800 जो टूटना वो हुआ बैंक निफ्टी पे, ये बड़ा गलत हो गया। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज या कल के सेशन में हम रिक्लेम कर लेंगे। अब आज चूंकि मंथली एक्सपायरी है, मैं ये कहूंगा कि 2:30 बजे के बाद थोड़ा सा सतर्क रहें। पहले 15 मिनट के हाई लो के अंदर ही निफ्टी और बैंक निफ्टी चल रही है। ऊपर गई, ये जो ऊपर गई ये वॉल्यूम पे गई थी, ये जो नीचे आई है ना वापस, ये एकदम लो वॉल्यूम पे आई है। तो आइडियल केस है, अगर ट्रैप करना है बेयर्स को तो ये आइडियल सिचुएशन बनी है। एकदम खींचते हुए 1000 पॉइंट अगर खींच जाए ये एक्सपायरी के चक्कर में, तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। नहीं तो मोस्ट लाइकली पहले 15 मिनट की जो रेंज थी उसी के अंदर मार्केट खत्म होगा। लेकिन उसके बाद भी 54,800 रिक्लेम नहीं हुआ। तो जो टारगेट खुल गया है बैंक निफ्टी पे, अगर आज रिक्लेम नहीं होता है, वो खुल गया ईयरली वीवैप का, जो कि है 53,034 पे। तो फिर अगर आज और कल मिला के 54,800 नहीं मिला, वापस रिक्लेम नहीं हुआ, तो हम ईयरली वीवैप 53,000 टेस्ट करने के लिए नीचे आ रहे हैं। और अगर बैंक निफ्टी टारगेट अचीव करती है तो फिर निफ्टी को भी वो एटलीस्ट स्विंग लो जो 24,300 350 के आसपास बना था वहां तक तो ले ही आएगी। तो प्रॉब्लम इज इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में इतनी दिक्कत नहीं है, वो तो अपनी रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑटो के ब्रेकआउट और आईटी के बाउंस बैक की वजह से बनाए हुए है। प्रॉब्लम पूरी बैंक निफ्टी के अंदर है। चलो जैन साहब, बहुत सारे दर्शक आपका इंतजार कर रहे थे बहुत देर से सवाल पूछने के लिए। एक कॉम्प्लीमेंट पहले ही आ गया कि लगता है जैन साहब बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं अपने बच्चों को। तो पहला मतलब बच्चों को मैंने लगा दिया, बहुत अच्छी कहानी सुनाते हैं, वो आगे आपको जो लगाना हो लगा लेना। एक सवाल आया है जाइडस के ऊपर, 1020 रुपए के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करना चाहिए इसमें? नहीं सर, आई एम ए गुड स्टोरी टेलर। पूरे ऑफिस में भी ये मशहूर है कि आई एम ए गुड स्टोरी टेलर। और एक कहानी तो मैंने आपको सुनाई थी जब अपन बैठे थे। नहीं जाइडस जैन साहब, यहाँ वही
कैच यही है कि कहानी तो आप बहुत अच्छी सुनाते हो, सुनाते किसको हो वो इम्पोर्टेंट है। तो रात को बच्चों को सुनाते हैं सर, वहीं सुनाते सुनाते सब आने लगी, तो याद होने लगी, तो मार्केट से भी कनेक्ट होने लगी। अब इसका दूसरा पक्ष मुझे पता है, मैं छोड़ो बाद में कभी बात करेंगे इसके ऊपर, फिलहाल आप जाइडस पे वापस आओ। नहीं नहीं, आप तो सारी पोल यहीं खोल दो, मालूम पड़ा कि जहां गए वहीं पे वही है। नहीं 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 सर, नहीं, आपको कोई ये रोक नहीं सकता, आप टेंशन मत लो उसके लिए भी हम ही बैठे हैं, आप बस कंटिन्यू करो। लेकिन जाइडस तो बता रहा हूँ सर, लेकिन एक चीज है, मेरे को काफी दुख हुआ। हाँ ब्रो बोलो ना। कोड आप तोड़ रहे हैं, मैंने आपको नहीं व्हाट्सएप नहीं भी किया था, नहीं नहीं ब्रो सर, कोड वो आप तोड़ रहे हैं। आप उसकी चिंता मत करो, वो नाम भी नहीं और वो बात भी नहीं आगे बढ़ेगी, बात वही खत्म हो गई, फुल स्टॉप लग गया उस पर, जो हमारी बात अलग वाइज हुई थी। लेकिन ये हंसी मजाक चलता रहेगा, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ है, इसको छोड़िए। खैर अब आइए जाइडस के ऊपर, क्या किया जाए। जाइडस में 1008 का ब्रेकआउट आया था, कल फेल हुआ है, बट आज फॉलो थ्रू नहीं मिला है। मोस्ट लाइकली ये, चूंकि मार्केट 3 दिन में इतना तेजी से गिरा है, 25,144 से 24,500 तक आ गया है, इसकी वजह से ब्रेकआउट फेल हुआ है, ना कि इनहेरेंट कोई वीकनेस है। तो मैं एक सेकेंड अटेम्प्ट का वेट करूंगा, अगर 2-4-5 दिन में ये वापस 1008 के ऊपर आया, आई वुड बी ए बायर फॉर 1200 एटलीस्ट, मतलब 1080, 1120 ये रेजिस्टेंस जोन है, बट 1200 का लेवल तक आ सकता है। तो आप एक बार के लिए 1080 पकड़िए 1008 के ऊपर, तो फ्रेश बाइंग करना है तो 1008 के बाद करना है, 1080 का पहला टारगेट लगाना है। अगर है तो एक बार होल्ड कीजिए 2-4 दिन के लिए। अगर ये मार्केट इसी तरह स्टेबल होके 53,000 तक बैंक निफ्टी टेस्ट करके बाउंस करेगी, तो स्टॉक में स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्लियरली विजिबल है और चलना चाहिए स्टॉक के ऊपर। शशि भूषण प्रधान जी सवाल पूछ रहे हैं कि सोम डिस्टिलरीज में क्या करें, 137 रुपए के दाम पे क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए। नहीं सर, सोम डिस्टिलरी में भी सेम चीज हो रहा है जो यूनाइटेड ब्रिवरेजेस में, यूनाइटेड स्पिरिट में हुआ था, कि 1498 के पे सपोर्ट नहीं लिया, फिर 1367 वाले पे नहीं लिया और नीचे आ रहा है। तो ये पहले 153 का स्टॉप लॉस काटने के बाद तो ट्रेडर्स की लिस्ट से बाहर हो गया। इन्वेस्टर्स के लिए 137 नॉट अ गुड रेट टू बाई, इन्वेस्टर्स के लिए 116 अच्छा रेट है बाई करने के लिए। तो थोड़ा वेट कीजिए, आपको 116 में भी मिल सकता है, वहां इन्वेस्टर्स एक्यूमुलेट करेंगे तो ऊपर में आपको 250 से 250 तक का टारगेट मिलेगा। एक सवाल आया है खास तौर से 2 शेयरों को लेकर, संजीव कुमार साहब पूछ रहे हैं कि जुआरी और एसपीएमएल इंफ्रा, इन दोनों में मल्टी ईयर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है क्या, आप ही देख के बताओ। एसपीएल इंफ्रा, एसपीएमएल इंफ्रा और जुआरी एग्रो। एसपीएमएल में मल्टी ईयर तो नहीं कहेंगे सर, लेकिन 1-1.5 साल का, 1.25 साल का है और बहुत अच्छा नहीं है। एसपीएमएल इंफ्रा में छोटा सा ब्रेकआउट है, मल्टी ईयर तो नहीं है, मल्टी वीक कह सकते हैं, क्योंकि केवल 47 हफ्तों का ब्रेकआउट भी नहीं है, ब्रेकआउट के पास आगे फिसल गया है। 310 के ऊपर टिकेगा तो ब्रेकआउट माना जाएगा, ब्रेकआउट के ऊपर टिका नहीं है, अभी तो वीकली मूविंग एवरेज कैचअप करने नीचे आया है। नेक्स्ट लेग में अगर उसके ऊपर निकलता है तब फिर भले कुछ बन सकता है, बाकी बहुत अच्छा पैटर्न तो मेरे को नहीं दिख रहा ट्रेड करने लायक। 320 के ऊपर जब जाएगा तब जरूर ये अच्छा हो सकता है। और ज्वारी में सर 2 है, ज्वारी इंडस्ट्री और ज्वारी केमिकल। जुआरी एग्रो, ये इस पे तो अपन ने लास्ट वीक डिस्कस किया था सर कि बड़ा 258 151 का जो पूरा रेंज बनी थी, ब्रेकआउट लेके 8 की 9 दिन में टारगेट अचीव किया है और 400 पे एटीआर एक्सटेंशन कैंडल्स दिख रही हैं यहाँ पे। या तो पुल बैक लेगा, जो ले भी लिया 322 और वहां से अपमूव भी आ गई, बट अब एक अच्छी खासी अपमूव को सस्टेन करने के लिए 395 निकालना जरूरी है, तब अगर बाई करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। 360 का स्टॉप लॉस बनेगा, बट ये वो रिस्क नहीं है जो मैं लेना चाहूंगा। बट अगर आपको लेना ही है, 393 रेजिस्टेंस है, 395 पकड़ लीजिए, 395 के ऊपर 360 के स्टॉप लॉस से अगर लेंगे तो मे बी 475 मिल सकता है, बट ये वो रिस्क नहीं है जो इस पैटर्न पे मैं लूंगा। और अगर थोड़ा कंसोलिडेशन करके वीकली मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए तब मेरा इंटरेस्ट जरूर आएगा। ओके, कार्तिक साहब पूछ रहे हैं कि पीएफसी है इनके पास 498 रुपए के दाम पर, इन्हें क्या करना चाहिए इसमें। तो पीएफसी में अगेन वही ट्रिपल ब्रेकआउट फेल हुआ है 430 पे पुल बैक का, और वर्टिकल डाउन मूव आ रही है, तो जो टारगेट में महीनों से कहते आ रहा हूँ 336 का, उसकी तरफ बढ़ रहा है। ऑलरेडी हम बहुत ऊपर 506 के लेवल से डिस्कस करते आ रहे हैं कि 336 आएगा।
एक और सवाल आया है डॉक्टर विवेक द्विवेदी साहब का। ये जीई वर्नोवा इन्होंने लेके रखा है 2815 के दाम पे। हाल में इसने हाई भी बनाया अपना, अब क्या करना चाहिए? तो जी वनोवा में 2243 का ब्रेकआउट था और लगभग टारगेट भी कंप्लीट कर लिया 2900 का, और पुल बैक आ रहा है। ये पुल बैक गैप फिल करने आ रहा है तो नीचे 2485 तक आ सकता है। 2485 पे क्या करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि रखना है कि बेचना है। फिलहाल 2485 आ सकता है। जैन साहब, एक सवाल आया है L&T फाइनेंस को लेकर संदीप कुमार साहब का। वो पूछ रहे हैं इसमें खरीदारी करनी चाहिए क्या, आप कैसे देख रहे हो? थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करते चलिए, 500 रुपए तक जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा ले लीजिए, 196 पे ले लीजिए, 184 अगर आ गया तो वहां पे और ऐड कर लीजिए। मतलब मार्केट में कोई भी पैनिक आता है और अगर ये नीचे आता है तो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 400 से 500 का टारगेट इसमें मिल रहा है आपको। इसके अलावा एक और सवाल आया है हमारे पास साईं प्रवीण साहब का। ये पूछ रहे हैं ब्लूजेट हेल्थ, इसमें क्या करें? एक तरफा चला था, फिर एक तरफा अब टूट रहा है, यहाँ पर करना क्या चाहिए इसमें? सर इसमें ब्रेकआउट फेल हुआ था, 969 का ब्रेकआउट फेल हुआ था। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 828 था, जिसको इसने बड़ी निर्दयता से और बड़े वॉल्यूम से और गैप के साथ तोड़ा है। तो सेकंड लॉन्ग लिक्विडेशन का टारगेट 680 है, जो ऑलमोस्ट टेस्टेड है। 694 चल रहा है। अगर 680 नहीं बचा तो थर्ड टारगेट लॉन्ग लिक्विडेशन का 625 है, जो पैटर्न का लो भी है। तो 680 तो आ ही रहा है, अगर वो उसके नीचे सस्टेन किया तो 625 भी आ सकता है। इनफैक्ट ये OFS की खबरें बीच में आई थी, जिसके दम पर भी थोड़ी सी बिकवाली के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा एक सवाल आया है धनी सर्विसेज को लेकर, धीरू सचान साहब का। पूछ रहे इसमें करना क्या चाहिए? धानी में सर हमारे क्लाइंट लॉन्ग हो सकते हैं। हमने बाई दिया था क्योंकि फ्राइडे को बड़े वॉल्यूम से चला था। ये एवरेज वॉल्यूम इसका 3.7 मिलियन है, उस दिन 16 मिलियन के वॉल्यूम से चला था। उसका मिड ऑलमोस्ट प्रोटेक्ट हो रहा है, तो जब तक 62, 61, 50 ऑड लेवल्स प्रोटेक्टेड है, थोड़ा समय खींच सकता है, बट 71 तक का टारगेट मिल सकता है। तो रिस्क बहुत छोटी है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, उस लिहाज से हम प्रीएम्प्टिव लॉन्ग है, क्लाइंट को बाई मिलो। ओके, संजीव कुमार साहब बोल रहे हैं कि टाटा पावर 368 रुपए के दाम पे खरीदारी है, अभी इनको प्रॉफिट है, क्या करें? बेच के निकल जाएं या फिर लोअर लेवल पे लें? सर देखिए, गैप पे पिछली बार सपोर्ट लेके चला था, दोबारा इसी गैप में अगर 369 टूटता है तो फिर एक बार के लिए 340, 335 तक आ सकता है। तो 369 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा लें। बट ये पूरी डिप टाटा पावर में बाई ऑन डिप्स वाली डिप है। इवेंचुअली ये काउंटर वापस से ऑल टाइम हाई बनाएगा। ओके, बट ये इन्वेस्टर्स वाला है, ट्रेडर वाला बिल्कुल नहीं है। चलिए, तो इन्वेस्टर वाला है, ट्रेडर वाला नहीं है। दीप चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया में क्या करें? स्टील एक्सचेंज में सर स्टॉप लॉस कटा है हमारा, 9.5 का स्टॉप लॉस था, कट गया है। तो हमने अपने क्लाइंट्स को एग्जिट की सलाह दी है, अगर आपके पास है तो एग्जिट कर सकते हैं। अमान खान साहब के पास ग्रीव्स कॉटन और अतुल ऑटो है, 2 साल का इनका नजरिया है, क्या करना चाहिए? ग्रीव्स कॉटन और सर अतुल ऑटो तो कम्प्लीटली डाउन ट्रेंडिंग काउंटर लग रहा है। 696 का ब्रेकआउट फेल करके लिक्विडेशन का पहला टारगेट 473 था, वहां आ गया। वहां आने के बाद से मार्च से साइडवेज है, सेलर्स बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है। तो एक डेड कैट बाउंस टुवर्ड्स 511 बनने की पॉसिबिलिटी डेवलप हो रही है। तो कुछ समय इसमें इंतजार कर लीजिए, बाउंस बनेगा तो थोड़ा सा मतलब आप एटलीस्ट रिकवरी हो जाएगी लॉस की। सेम इज विद ग्रीव्स कॉटन, 68 दिन में 47% गिरने के बाद से जो बॉटम लगाया था वहां से ऑलरेडी हो चुका है इसको 96 दिन, जहां पे साइडवेज एक रेंज में है 225 और 180, और 225 रिजेक्ट हुआ है तो 180 आ सकता है। तो आपको एक राय दी गई है दोनों स्टॉक्स को लेके।